बीएसटी में एक्चुअली ना लेंथ मैटर करती है। पूरी बीएसटी में एक ही चीज़ है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे चैप्टर मुझ पर ये वर्क करी तो तुम पे भी ज़रूर वर्क करी। जैसे तुमने कचरा करके आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं देने वाला, जैसे तुम्हारा आंसर कितना ही सही हो। हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि मैंने अपने 12th बोर्ड्स में बीएसटी के अंदर कैसे 93 स्कोर किया था। मेरा टारगेट तो यही था कि पूरे लाऊं 100 आउट ऑफ 100। बट वही है कि एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। सच में मेरे एग्जाम में तो हुआ था, ये आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आ गए थे। तो ज़रूरी नहीं तुम्हारे एग्जाम में भी हो, तुमने ढंग से पढ़ा तो तुम्हारे 100 भी आ सकते हैं। और मैंने जो टेक्निक्स यूज़ करी थी उसमें 93 आए थे। मुझ पर ये वर्क करी तो तुम पे भी ज़रूर वर्क करेगी। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची हूँ, पहले से सब कुछ आता था। 11th में अच्छे से बेस क्लियर था, बीएसटी का भी सब कुछ पता था, ये कंपनी का थी। नहीं भाई नहीं, 11th तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, 11th तो मेरी बस की नहीं थी। लेकिन 12th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, हर सब्जेक्ट में स्कोर किया था। और बीएसटी में 93 आए थे। तो मेरे 93 बीएसटी में कैसे है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट ये है कि गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। अगर तुम सच में चाहते हो तुम्हारे 90+ आए बीएसटी के अंदर, तो एक बार अपने सारे चैप्टर्स को एक पेन पेपर उठाओ, लिख लो सारे चैप्टर्स की इतने इतने चैप्टर्स आ रहे टोटल मिला के पूरी बीएसटी की बुक के अंदर। मैंने ना एक्चुअली बीएसटी की एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी पूनम गांधी, उससे मैंने पूरी अपनी बीएसटी करी थी। तो बीएसटी मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँगी इस बुक की। एक्चुअली क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आंसर्स इलस्ट्रेशंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये वो, और मुझे ये बुक पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा ईजी लग रही थी। तो मैंने उस एनसीईआरटी की बुक को तो टच नहीं किया था, मैंने पूरा अपने इसी बुक से किया था। सो इस बुक में हर चैप्टर्स है ऑब्वियसली, तो तुम भी इस बुक से करना कर सको तो मैंने एनसीईआरटी से भी हो जाएगा। तो मैंने वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, सुनील पांडा, रजत अरोड़ा, इन सब के ऑब्वियसली इनकी वीडियोस। क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ाता था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था भाई वो क्या पढ़ा रहा है। वो जिस दिन वो जिस चैप्टर को पढ़ा रहा था ना, उससे पहले मैं उस चैप्टर को करके बैठी हो चुकी थी। और फिर जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था तो मेरा दूसरी उस चीज़ का रिविजन हो जाता था। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा गुड थी मेरे लिए कि मतलब मेरे सर ने बोला कि आज कल मैं तुम्हें ये वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 13 प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, कुछ भी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं ऑलरेडी एक दिन पहले इस चैप्टर कंप्लीट कर रखी थी पूरा, कि अभी जब दूसरा मुझे पढ़ाएगा ना चैप्टर तो मुझे ऑलरेडी आंसर सब कुछ पता होगी, मैं उसके साथ साथ उस चीज़ को फिर से रिवाइज कर पाऊंगी। तो टीचर से पहले अपना करके बैठो। लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम्स जब पास में आए नहीं वाले हैं तो तुम क्या कर सकते हो, देखो गो थ्रू ऑल चैप्टर्स, सब चैप्टर्स को देख लो। बीएसटी इतनी हार्ड नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। सिर्फ देखो समझो, उनकी वीडियोस देख लो। जो चैप्टर जैसे प्लानिंग चैप्टर है, प्लानिंग चैप्टर यूट्यूब पे चलाओ, किसी की वीडियो देख लो, सुनील पांडा, रजत अरोड़ा मुझे समझा रहे, तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं। बीएसटी में आप तो खुद के दिमाग से लिख सकते हो। पूरी बीएसटी में एक ही चीज़ है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यही है पूरी बीएसटी के अंदर ही। तो ये तुम मन से बना के लिख सकते हो। एक चीज़ ये है कि तुम जब एग्जाम बैठे हो, आंसर लिख रहे हो, व्हाट इज़ प्लानिंग, जितना उसके उस आंसर को बड़ा लिखने की कोशिश करना। और उसमें कीवर्ड्स डालना। कीवर्ड्स कीवर्ड्स हम समझते हो बीएसटी में कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर द स्ट्रक्चर, डायनामिक, चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब लिखना डायनामिक एनवायरनमेंट। तो ऐसे जो ये कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, ये इन पर टीचर का पूरा ध्यान जाता है। तो कोशिश करना कि तुम आंसर को लिखने के बाद में उन कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन भी कर सको। मैंने भी किया था, अंडरलाइन किया था। मुझे टीचर्स को वो कीवर्ड्स, जैसे मुझे पूरा आंसर सच में सही से नहीं आता हो, लेकिन मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देती थी, उस आंसर को बड़ा बनाने की लिखने की कोशिश करती थी। जितनी ज़्यादा कीवर्ड्स उसके ऊपर डाल के उन पर अंडरलाइन कर देती थी कि सारे टीचर का फोकस उन कीवर्ड्स को देख के आगे बढ़ जाओ, पूरा क्वेश्चन चेक भी ना करे। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उसमें ऐसे करती थी। और एक और चीज़ कि जो क्वेश्चन तुम्हें आता है नहीं आता है नो मैटर, उसके अंदर फ्लो चार्ट बना के हो। फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा अगर 6 नंबर क्वेश्चन है, तुमने फ्लो चार्ट नहीं बनाया तुम्हें 5 नंबर देने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लो चार्ट तो बनाना पड़ेगा भाई। मैंने वैसे किया था हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन क्यों ना ऑब्वियसली एमसीक्यूज को छोड़ के, 2 नंबर क्वेश्चन क्यों ना, 1 नंबर क्वेश्चन क्यों ना, मैंने सबके अंदर फ्लो चार्ट्स बनाए थे। फ्लो चार्ट्स पता है तुम्हें फ्लो चार्ट्स आता है, बस आगे मत पूछो। तो फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और समझो तुम्हारे एग्जाम आ ही गए, ऑन द वे है, तो एक चीज़ कर लेना बस जो मैंने की थी। सुनील पांडा की एक वीडियो है जिसके अंदर उसने लिखा है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उतनी हर साल डालता है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे उसकी एक प्लेलिस्ट थी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें उसके जो 40 क्वेश्चन थे वो लॉन्ग थे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे वो 40। उन 40 क्वेश्चन को लेना, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस उन 40 क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। और एक और सबसे मेन चीज़ कि हाथों से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। हाथों से प्रैक्टिस करना मतलब लिख लिख के उन आंसर सॉल्व करना। क्योंकि मैंने भी उसके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और खुद से लिख कर उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और ऐसी मेरी फ्रेंड थी जिसने उन क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया था सिर्फ पढ़ पढ़ के। तो वो इतनी ज़्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाई, मैं कर पाई क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके किया था एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले। तो मुझे एग्जाम में सच में इतना अच्छे से रिटेन हो गए थे ना क्वेश्चन लिखने के बाद में। ऑब्वियसली जो आप लिखते हो आप बहुत देर तक याद रख पाते हो। तो उन क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, तो तुम्हें पता चले कि क्या बनाना है, कैसे वर्ड्स को अरेंज करना है, कहाँ कीवर्ड यूज़ करना है, तो तुम्हें अपना पता चल जाएगा जैसे तुम लिखने की कोशिश करोगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व करने की कोशिश करना। और एक और चीज़, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर, तो तुम कोशिश करना कि उससे रिलेटेड चीज़ भी तुम लिख पाओ। और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो
ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन है तुम्हें पता है तुम्हें नहीं आता है क्वेश्चन, तो तुम उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी लिख देना कि वी डू दिस कंट्रोलिंग फॉर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी लिख देना। इंग्लिश में लिखना, बड़ा बड़ा बना के लिखना। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन भाई खाली तो छोड़ के ही मत आना, एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना। तुम्हें जैसे वो आता हो नहीं आता हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर घुसा के आना, क्योंकि तुम्हें वो जो चेक करे ना मार्क्स देखो। सबसे बड़ी चीज़ प्रेजेंटेशन, तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। तुम जैसे कितने बड़े टॉपर हो, तुमने प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं करी, घटिया कचरा कुचरा कर दिया कि तुम सोच रहे हो कि क्वालिटी मैटर्स, टीचर से आंसर से मतलब है, आंसर लिख दिया है। जैसे तुमने कचरा करके आंसर लिखा, तुम्हें मार्क्स नहीं देने वाला। जैसे तुम्हारा आंसर कितना ही सही हो, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं मार्क्स काटेगा। और समझो तुम्हें नहीं आता है, फिर भी तो अपने मन से बना के बड़ा बड़ा लिख रहे हो, सुंदर तरीके से लिख रहे हो। नीट एंड नहीं बोली, अच्छी हैंड राइटिंग लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। हर क्वेश्चन के बाद में अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। ये चीज़ चेकर के दिमाग में क्लिक करता है कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुमने मेहनत करी है पेपर पे, तुमने ऐसे कोई घास फूस नहीं चढ़ दी है, ऐसा नहीं है पेपर देख करके। तो टीचर की माइंड में क्लिक होती है, तो टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स ही देता है उस चीज़ का। और तुम सोचो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस तुम पहले से करके चलो। एग्जाम के पहले से ही मॉक टेस्ट लगाओ, बैठो 3 घंटे और क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, और 3 घंटे से पहले उठना मत, और कोशिश करना तुम्हारा 3 घंटे से पहले सॉल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है एग्जाम के अंदर। बस वही चलता रहता है कि हो जाएगा ना मेरा पेपर पूरा कम्प्लीटली। और एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि पेपर को सीरियसली लो, नहीं लो, पेपर को सीरियसली में पढ़ना मत। मतलब एक बार में पूरा पेपर मत पढ़ लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन आया क्या, नहीं भाई नहीं। तुम्हारा अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आता होगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ तुम्हारे पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहे। तो पेपर को पहले पढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, पेपर को बाद में ही बाद में क्या सॉल्व करते करते पढ़ते जाना। बस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना, एमसीक्यूज करना, फिर फिलअप्स करना, जो भी तुम्हारा जो भी आता है क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट शॉर्ट लाइन वाइज करते रहना। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। और जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे नहीं तुम उसको छोड़ के आगे भाग रहे हो, नहीं भाई उस क्वेश्चन को करना, जितना आता है जो रिलेटेबल आता है वो सब कुछ लिखना उसके अंदर। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डेस्क वर्क। डेस्क वर्क को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करना, जितना ज़्यादा हो सके। लाइक उसमें कुछ ऑब्वियसली 8-9 मॉड्यूल पेपर तो मॉडल पेपर्स होते होंगे, उनको सॉल्व करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डेस्क वर्क को मत भूलना, डेस्क वर्क को भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर मतलब प्रैक्टिस करना। और बस थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, और आई होप कि आप लोगों के भी मेन 93 रह गए, आप लोग ऐसा ना हो 95 प्लस स्कोर कर पाओ आप। बस थैंक यू सो मच।